सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं अपना 5th लेक्चर। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ द प्रोडक्ट। एल्कीन हमारे पास गिवन है और सामने क्या गिवन है, एक HBr रिएजेंट हमारे पास गिवन है। एल्कीन के हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और हाइड्रोजन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, Br पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Br जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव रखेगा। एल्कीन हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करेगी हाइड्रोजन पे, Br जाएगा यहाँ से बाहर और फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगा, एक कार्बोकैटायन जो है फॉर्म होगा। तो CH और हाइड्रोजन हमारा इस वाले कार्बन पे अटैच होगा, हाइड्रोजन जनरेट कार्बोकैटायन हमारा इस पोजीशन पे जनरेट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है, अगर मैं इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन को जनरेट करूं और हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर लगाऊं, पर यहाँ पर हमारी दिक्कत क्या है, हमारे पास हमें स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हमारे पास करना पड़ता है। ये वाला कार्बोकैटायन जो है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। अगर मैं कार्बोकैटायन यहाँ पर बनाता तो ये एक प्राइमरी अनस्टेबल कार्बोकैटायन देखने के लिए मिलता, तो ये वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हमको देगा। नेक्स्ट टाइम में Br माइनस आएगा, अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे और हमारे पास जो है ब्रोमीन लग जाएगा बेंजाइलिक पोजीशन पे। ये वाली पोजीशन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है ये होता है बेंजाइल कार्बन। इस पे लगा हुआ ब्रोमीन बोलेंगे हम बेंजाइलिक ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से हमारे पास एक एल्कीन गिवन है और Br2 गिवन है। Br2 के साथ दो रिएक्शन होती हैं। अगर इन द एब्सेंस ऑफ यूवी लाइट हो रही है तो हमको क्या मिलता है, डाई ब्रोमो डेरिवेटिव। अगर हम Br2 इन CCl4 लेंगे तो एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास यूवी लाइट गिवन है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये ब्रोमिनेशन करता है एलाइलिक पोजीशन पे। डबल बॉन्ड के एडजस्टेंट वाला कार्बन जो होता है ये होता है एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे दो एलाइलिक कार्बन है हमारे पास, तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल जनरेट होंगे हमारे पास और एलाइल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और एलाइल पोजीशन पे हमारी क्या हो जाएगी, ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिव रीजन पूछ रहा है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अच्छा ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास। एक नंबर की ये ए वाला पार्ट और एक नंबर का बी वाला पार्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का, यहाँ पे 2 रीजन बताने हैं, एक नंबर का ये है और एक नंबर का ये नीचे वाला है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब कि जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रिपेयर करते हैं CH3 CH2 या कोई भी हम R मान लेते हैं, RCl हमारे पास है, इसकी रिएक्शन हमने कराई मैग्नीशियम मेटल का हमको यूज़ करना पड़ता है, मैग्नीशियम सॉलिड होता है हमारे पास, और हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं, ईथर सॉल्वेंट, और कई बार इसको ड्राई ईथर भी ऐसे लिखते हैं। वाटर जो हमारे पास हमको अवॉइड करना होता है बिल्कुल भी, ये जनरेट करता है यहाँ से Mg जो है R और Cl के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, RMgCl, ये हमारा क्या बन गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बोलता है हमें इसको इससे जो है बिल्कुल पानी से बचा के रखना पड़ता है। क्यों, अगर हमने इसको पानी में रख दिया या फिर इसको पानी मिल गया तो यहाँ पे जो कार्बन है इस पर रखेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मेटल रखेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन होता है हमारा वाटर का एसिडिक हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन पे और कन्वर्ट हो जाएगा RH में, यानी कि हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्केन का। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जिसको हम पर्पस के लिए यूज़ करना था वो पर्पस सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट डिस्ट्रॉय होकर कन्वर्ट हो चुका है एल्केन में, इसलिए हमको वाटर से इसको बिल्कुल दूर रखना पड़ता है। एनहाइड्रस कंडीशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स गिव अल्कोहल। जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH, एक्वस KOH का मतलब होता है हमारे पास वाटर प्लस KOH, तो ये हमारे पास देता है CH3 CH2OH। लेकिन अगर हम एक्वस की जगह यूज़ कर लेते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH होता है हमारे पास C2H5, मतलब इथेनॉल प्लस KOH, तो ये हमारे पास क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है एल्कीन की। तो इसी के पीछे का रीज़न बोल रहा है वो, एल्काइल हैलाइड गिव्स अल्कोहल विद एक्वस KOH वेयर एज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास, जब एक्वस KOH को हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से हमारे पास मिलता है OH-, और एक्वस कंडीशन की वजह से क्या होता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना पसंद करता है। ये नेगेटिव चार्ज या ये न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है इस कार्बन पे, Cl जाता है बाहर यहाँ से, और रिएक्शन कैसी होती है हमारे पास, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब C2H5OH प्लस KOH हमारे पास होता है, C2H5OH प्लस KOH,
अब इस हाइड्रोजन पे कैसा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, OH पे रहेगा नेगेटिव। ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेता है और जनरेट क्या होता है हमारे पास C2H5O माइनस। यहाँ से क्या मिलता है हमको, एल्कोक्साइड आयन। अब ये एल्कोक्साइड आयन कैसा होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है हमारे पास, जो एसिडिक H को पकड़ेगा और बस उसका यही काम है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर इसको सही से देखें, CH3CH2Cl। इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब देखो जो एल्कोक्साइड आयन था OCH3 माइनस, ये आएगा इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, खुद कन्वर्ट होगा किसमें, CH3OH में। वैसे CH3 देखो एल्कोहल में से कोई भी ले सकते हैं, चाहे मिथेनॉल ले लो चाहे इथेनॉल ले लो। एल्कोक्स इसने यहाँ स्पेसिफिक मेंशन नहीं करा, इसलिए एल्कोहल में इथेनॉल भी चलता है और मिथेनॉल भी चलता है। अगर मैं मिथेनॉल लेता हूँ तो इथेनॉल लेता हूँ तो CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन पे जो ये वाली बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट करेगी और Cl जाएगा यहाँ से बाहर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कीन का। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई हमारे पास, इसका नाम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब एक्वस KOH होगा हमारे पास, तब ये कौन सी रिएक्शन करेगा, सब्सटीट्यूशन, क्योंकि हमारे पास ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ डालेंगे तो हमारे पास जनरेट होगा एल्कोक्साइड आयन, जैसे OR माइनस, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि इसने एल्कोहल मेंशन नहीं करा। अगर हम बोलेंगे OCH3 माइनस, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिथॉक्साइड आयन। अगर हमारे पास इथेनॉल होगा एल्कोहल, तो OCH2CH3 माइनस, इसका नाम होगा इथॉक्साइड आयन। जब हमने जनरली ले लिया, R ले लिया, तो इसका नाम होगा एल्कोक्साइड आयन। तो ध्यान रखना, एल्कोक्साइड आयन एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द केमिकल इक्वेशन ब्यूटेन 2-on। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन 2-on, या फिर ब्यूटेनोन भी इसको बोल सकते हैं। वन टू थ्री फोर, यह है ब्यूटेनोन या फिर ब्यूटेन 2-on। एक ही बात है। ट्रीटेड विद जिंक अमलगम ZnHg और मीडियम क्या रखा है, HCl। तो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास, जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास, कौन कौन से होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, एक तो होते हैं कीटोन और एल्डिहाइड। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। इन दोनों की रिएक्शन जब हम कराएंगे जिंक अमलगम से, ये है अमलगम मतलब जिंक और मरकरी का एलॉय को बोलते हैं जिंक अमलगम। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा डायरेक्टली एल्केन में। ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को चिपका देना है। अगर ना भी चिपकाओ, सिर्फ ऐसे दिखाओगे एल्केन, तो भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला है हमारे पास, अच्छा एक दूसरा रिएजेंट भी सेम काम करता है, N2H4, और हमको साथ में क्या लेना होता है, KOH। ये है हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन। सेम ही प्रोडक्ट मिलता है, बस रिएजेंट का नाम चेंज है, और आंसर ये भी यही बना के देगा। दूसरा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड CHO। सबको पता लग रहा है कौन सी रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी रिएक्शन का नाम क्या होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन। एक का होता है ऑक्सीडेशन, एक मिलता है हमको क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COONA, और एक हमको मिलता है अल्कोहल का मॉलिक्यूल, तो यहाँ मिलेगा हमको CH2OH। तो कैनिज़ारो तो हर किसी को याद ही होगी मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1+1+1। हाँ ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। ये पहला है 1 मार्क्स का, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड, पहले हम क्या लिखते हैं, अगर देखो जिंकेट नाम है यहाँ पे, तो मतलब हमारे पास मेटल कैसा प्रेजेंट होगा, एनायंस में होगा, क्योंकि जब हम मेटल के साथ 8 वर्ड यूज़ करते हैं
तो मेटल के ऊपर कैसा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारे पास उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो पोटेशियम हमारा बाहर होगा कैटायन में, और एनायन में क्या होगा, जिंक। जिंक मतलब जिंकेट मतलब जिंक, और टेट्रा हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। अगर वाटर होता तो वो एक्वा बोलता। अब कितने लगाने हैं हमको, टेट्रा, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 4। अब हमारे पास बात आती है कि हमको के कितने लगाने हैं। तो के के लिए लगाने के लिए हमको देखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की आनी चाहिए 2। तो यहाँ पे के कितनी आनी चाहिए, के को मान लेता हूँ मैं x। जिंक की कितनी आनी चाहिए 2 + 2 मैं दिखाने के लिए, और एक OH की होती है -1, तो 4 OH कितनी होगी -4 इक्वल 0 के इक्वल पुट कर देंगे हम। तो x = 2 आएगा मेरे पास 2। ये x + 2 है, मतलब यहाँ पे 2 पोटेशियम हमारे पास होने चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला बनेगा। अब अगर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ क्या होगी +2, जिंक की +x, और प्लस हमारे पास OH कितनी होगी -4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है मेरी x - 2 = 0, x = +2। तो जिंक मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही ढंग से इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी इन देयर सॉल्यूशन। जब भी कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आए ना, इसको ब्रेक कर देना हमने, कैटायन को और एनायन को। CrNH3, जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे हम, NH3 5Cl 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl-। तो टोटल आयंस कितने हमको मिले, एक यहाँ से मिला और 2 यहाँ से मिले, टोटल मिले हमको 3 आयंस। जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही हमारे पास आयन प्रेजेंट है, NH3 3Cl3, बस एक ही प्रेजेंट है। ये आयंस में टूटा ही नहीं, एक ही कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, तो उससे लिख दिया हमने एक। फिर हम इसकी बात करें, अगर H2 में डिजोल्व करते हैं इसको, तो CrNH3 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl-। एक हमको यहाँ से मिला कैटायन और 3 हमको मिले एनायन, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। तो यहाँ से 3 मिले, यहाँ से 1 मिले, यहाँ से मिले 4। अब जितने ज़्यादा आयंस हमारे प्रेजेंट होते हैं उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो 3 वाले को डिसोसिएट करके 4 आयंस मिले, तो थर्ड वाला हमारा सबसे ज़्यादा जो है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला, और फिर लास्ट में सेकंड वाला। तो ऑर्डर ऑफ क्या आ जाएगा, इंक्रीज ऑर्डर पूछा वैसे उसने, इसको रिवर्स कर देंगे। सबसे कम सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, और फिर थर्ड वाला। थर्ड वाला हाईएस्ट जो है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। एक कंपाउंड हमारे पास ये बना के दे रखा है, एक दूसरा ये बना सकता है CONH3 5ONO। ये क्या है हमारे पास, लिंकेज आइसोमर का एग्जांपल है, लिंकेज आइसोमर। एक बार ये लिंक कहाँ से करेगा, नाइट्रोजन एटम के साथ करेगा मेटल बॉन्ड, एक बार ऑक्सीजन एटम के साथ करेगा। तो ये हुआ लिंकेज आइसोमर का। ये एग्जांपल है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर का। अगर हम इसकी मिरर इमेज बना के देखेंगे तो हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी। और ऐसे एग्जांपल किस चीज़ के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर के, ऑप्टिकल मिरर नहीं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन होता है एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में ये वाला कार्बन था हमारा एलाइलिक कार्बन। इस पे कोई अगर हैलोजन अटैच होता तो हम बोलते एलाइलिक हैलाइड वो होती। अगर कोई हैलाइड या फिर कोई भी अल्कोहल वगैरह इस पोजीशन पर अटैच होगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, तो ये होता है एग्जांपल विनाइलिक हैलाइड का या विनाइलिक अल्कोहल का। ये पोजीशन होती है विनाइल। जैसे ये इन दोनों कार्बन में दोनों पोजीशन क्या है, विनाइल कार्बन। इसके एडजेसेंट वाला ये है एलाइल कार्बन, और एलाइल कार्बन पे लगा हुआ ब्रोमीन क्या है, एलाइलिक हैलाइड। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन, एक उसने कंपेयर करा रहा है क्लोरोबेंजीन में, और एक करा रहा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर भी नाइट्रो है, यहाँ पर भी नाइट्रो है, यहाँ पर भी नाइट्रो है। इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर उसने यहाँ पे हम कैसे कराते हैं, रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हैं, NaOH, और टेम्परेचर लेना पड़ता है काफ़ी हाई 623 केल्विन, और प्रेशर रखना पड़ता है 300 एटमॉस्फेयर के साथ। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सिर्फ H2 के साथ करा दो और नीचे वार्म कंडीशन दे देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल में। यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2, और यहाँ बनता है हमारा फिनॉल। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, जब OH माइनस आता है अटैक करेगा इस पोजीशन पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा रेजोनेंस के थ्रू। एक बार यहाँ नेगेटिव आएगा, एक बार यहाँ नेगेटिव आएगा, एक बार यहाँ नेगेटिव आएगा, अगर हम उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। फिर लास्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और Cl जो है रिएक्शन से जाएगा बाहर। सेम यहाँ पे भी काम हो गया। अब जब वाटर अटैक करेगा H2O पे, क्या करेगा, ऑक्सीजन लोन पे अटैक करेंगे यहाँ पर, तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा ना हमारे पास, तो ये स्टेबलाइज होगा -m इफेक्ट किसके द्वारा, NO2 के द्वारा। फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी -m इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पर भी -m से इसको स्टेबलाइज करेगा। तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होंगे नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास फेवरेबल इस कंडीशन में होगी, तभी यहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए प्रेजेंट नहीं होता, हमको ज़बरदस्ती रिएक्शन करानी पड़ती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमको लेना पड़ता है। तो ये इसके पीछे का रीज़न है कि 3 नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन के ऊपर आने वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं, इसलिए बहुत आसानी से हमारी रिएक्शन हो जाती है। रिएक्टिविटी पूछ रहा है तो ये वाला जो है हमारे पास ट्राई नाइट्रोफिनॉल वाला, ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 1 मार्क्स में है, विच, वो शायद 3 मार्क्स का था, इसी के साथ कनेक्टेड था। यहाँ ABC ये भी 1 मार्क्स का, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। 1 नंबर का ये था, 1 नंबर का ये था, और 1 मार्क्स का ये है। विच आइसोमर ऑफ C4, 4 कार्बन हमको यूज़ करने हैं, H9Cl, हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लीनियर चेंज बना देंगे इसकी, CH3 CH2 CH2 Cl, 1 कार्बन कम रहेगा, CH2Cl, तो जितनी लीनियर चेन होगी उसका तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग बढ़ाते चला जाऊँगा तो मैं मैक्सिमम अगर ब्रांचिंग इसकी कर दूँ, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हमारे पास देखने के लिए मिलती है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया हमारा कम होता है। सरफेस एरिया कम होने से हमारा जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ये भी डिक्रीज़ करती है, और दोनों की डिक्रीज़ करने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज़ करता है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के डिक्रीज होने से वॉन्डरवॉल फोर्स डिक्रीज हुई, इसके डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इस कंपाउंड में है हमारे पास, इस आइसोमर पे है बेसिकली, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम होगा। और अगर हाईएस्ट पूछ लेगा तो इस वाले का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, क्योंकि लीनियर चेन में हमारे पास सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होती हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये भी 1 मार्क्स में आया था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारे पास है क्या, मतलब जब हम क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, डी ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल आयन, ये सारे होते हैं हमारे एक ही एनर्जी पे। फिर जब लीगेंड इनको अप्रोच करता है ऑक्टाहेड्रल में या टेट्राहेड्रल में, जब भी लीगेंड इनको अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल में मैं बता देता हूँ, आप ऑक्टाहेड्रल भी ले सकते हो और उसमें टेट्राहेड्रल भी ले सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल में जब लीगेंड अप्रोच करता है, पहले सबकी जो है एक्साइटेशन हमको एनर्जी देखने के लिए मिलती है। ऐसे इस एक्साइटेशन को बोलते हैं फार फील्ड में एक्साइटेशन, मतलब यहाँ पर हर ऑर्बिटल जो है बराबर रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। क्यों बराबर एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि डी ऑर्बिटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और लीगेंड भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है स्पीशीज हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और डी ऑर्बिटल पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में रिपल्शन करते हैं। ये कहानी तब की थी जब हम फार फील्ड में थे, यानी कि लीगेंड हमारे डी ऑर्बिटल से काफ़ी दूर थे लेकिन रिपल्शन फील कर पा रहे थे, इतना क्लोज तो थे। अब ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता है, हमारे पास
जो एक्सियल लोब होती हैं, एक्सियल लोब कौन सी होती हैं, dx² - y² और dz²। मैंने काफ़ी डिटेल में इसकी पढ़ा रखा है, अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है 10 मिनट की, वो देख लेना अगर कोई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को नहीं जानता है तो। एक्सियल लोब हमारी क्या करती हैं, ज़्यादा रिपल्शन फील करती हैं विद कंपैरिजन विद किसके साथ, अगर हम बात करते हैं नॉन एक्सियल लोब की, नॉन एक्सियल कौन सी होती है हमारे पास, dxy, dyz और dzx, ये होती हैं। तो एक्सियल वाला लिगेंड जो है एक्सियल लोब की तरफ ही अप्रोच करते हैं, 6 लिगेंड एक्सियल लोब की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। और ये जब, अब पहले तो सबके पास बराबर रिपल्शन हो रही थी, अब जब अप्रोच ही एक्सियल वाली लोब्स को कर रहे हैं तो इनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो इनकी एनर्जी और ऊपर जाएगी। अब जिनके पास अप्रोच नहीं कर रहे हैं उनकी एनर्जी नीचे जाएगी, डाउन चली जाएगी। ये होंगे हमारे पास dxy, dyz और dzx। इनको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम EG सेट्स। इसका होगा dx² - y² और ये है dz²। तो यहाँ से इन एनर्जी डिफरेंस है जो हमारे पास EG और T2G सेट्स के बीच में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यही वो पूछ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है, इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिटिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कब होती है हमारे पास, जब हमारे पास लिगेंड जो है मेटल को अप्रोच करते हैं। तो अब यहाँ पे नॉन डिजनरेट हो गया, यहाँ पे तो सारे डिजनरेट लेवल्स थे, अब यहाँ पे 2 ये डिजनरेट हैं और यहाँ 3 डिजनरेट हैं, पर 5 अब डिजनरेट नहीं रहे, ये नॉन डिजनरेट। डिजनरेट से मतलब है सेम एनर्जी पे, पहले भी सेम एनर्जी पे थे, जब लिगेंड फार फील्ड में था तब भी सेम एनर्जी पे थे, लेकिन जब बिल्कुल क्लोज आ गया लिगेंड, बॉन्ड बनाने लग गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखने के लिए मिलता है, EG सेट हमारा हायर एनर्जी पे चला गया और T2G सेट हमारा लोअर एनर्जी पे चला गया, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे जो लिगेंड है हमारे पास वो नॉन एक्सियल लोब से अप्रोच करते हैं, इसलिए हमारे पास T2 सेट ऊपर जाता है, E सेट नीचे आता है। वहाँ हम G वर्ड का यूज़ नहीं करते, G हम सिर्फ T2G और EG हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिव रीज़न फॉर द वॉयलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जब भी हमको कलर यूज़ करना पड़ेगा, कलर की थ्योरी देनी पड़ेगी, कोई कलर कंपाउंड क्यों है और या फिर कोई कंपाउंड कलरलेस क्यों है, वहाँ पे हमको यूज़ करनी पड़ती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है हमारे पास, कि जब भी हमारे पास लिगेंड अप्रोच करेगा, d ऑर्बिटल स्प्लिट करेंगे T2G सेट में और EG सेट में। तो हमने लगा दिया यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हमने बना दिया T2G और ये हमने बना दिया है EG। टाइटेनियम क्या होता है हमारे पास, 3d2 4s2, ये हमारे पास है। अब टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में, +3 ऑक्सीजन स्टेट में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बचेगा क्या, 3d1। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भरेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और जंप कर जाएगा EG सेट में। फिर जब ये EG से T2G में वापस एंटर करेगा तो कुछ लाइट को क्या करेगा, रेडिएट भी कर देगा। तो जो लाइट रेडिएट हुई ये हमारे पास कैसी होगी, कलर लाइट होगी। कैसी लाइट होगी, वॉयलेट कलर जो हमको देखने के लिए मिलेगा कॉम्प्लेक्स का। तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये ट्रांजिशन कर रहा है T2G से EG। इसी ट्रांजिशन को बोलते हैं हम DD ट्रांजिशन, कि एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में चला गया, ये भी तो d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है, तो यहाँ से उठ के यहाँ गया और फिर वापस आया तो उसने कलर को रेडिएट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ DD ट्रांजिशन देखने के लिए मिल रही है, इसलिए हमारे पास कलर है। अगर हमारे पास कोई D5 का हाई स्पिन दे दे, वो D5 का हाई स्पिन, मतलब कि अगर अगली बार एग्जाम में पूछ लेता है वो MnH2O5 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब ये निकल के आता है कलरलेस। इसका एग्जाम रीज़न पूछ लेगा कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, तो कलरलेस क्यों हो रहा है हमारे पास ये, क्योंकि दिखाई तो हमको दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके जा सकता है और वापस आते हुए कलर रेडिएट करना चाहिए, तो ये फिर हमारे पास कलरलेस क्यों है। ये कलरलेस इसलिए है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो इसको अपनी स्पिन को चेंज करना पड़ेगा। अप स्पिन में है तो यहाँ पे इसको डाउन स्पिन में होना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या होती है, फॉरबिडन
ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं करना चाहता, अपनी स्पिन को चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए ये ट्रांजिशन क्या बोलते हैं हम, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा ही नहीं तो कलर कहाँ से रेडिएट करेगा, इसलिए हमारे पास MnH2O6 होता है, ये होता है कलरलेस कंपाउंड। अगर हमारे पास बाकी कोई भी दे देंगे, अगर हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कर देंगे ना, ये ऐसे कर देंगे एक डाउन स्पिन का, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर जंप करने चला जाएगा, क्योंकि इसकी स्पिन उल्टी है हमारे पास, इसको स्पिन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो D6 का हाई स्पिन या D6 का लो स्पिन दोनों ही कलर्ड हमको देखने के लिए मिलेंगे, पर D5 का हाई स्पिन जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ऊपर जगह भी है, तब भी हमको कलर इसलिए देखने के मिलता है क्योंकि ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है हमारे पास, और कलर के लिए हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है ये, 1 मार्क्स में वो था, 1 मार्क्स में है, CrNH3 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4-2- इज डायमैग्नेटिक। तो क्रोमियम होता है हमारे पास 3D5 4S1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की +3, निकालनी आती है अगर तो बताए, तो नहीं आती तो क्रोमियम की मान लेते हैं X। NH3 कैसा है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इनकी होती है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको इक्वल करना है किसके, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे +3 का चार्ज, तो X की वैल्यू आई क्या मेरी +3, तो क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन S से जाएगा पहले, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, D से हमारे जाएंगे, तो +3 में हमारे पास क्या बचेगा, क्रोमियम 3D3 4S0, तो हम बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4, 3D ये रहे, और ये इसका 4S और ये इसका 4P, 4S 4P 3D। अब जब नाइट्रोजन आएगा हमारे पास, तो नाइट्रोजन कौन सा ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, ये तो हमारे पास खाली पड़े हैं। अब 3D एलिमेंट में तो मतलब 3D3 में, D3 में तो हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, ये ऑर्बिटल खाली है, तो यही वाले ऑक्यूपाई करेगा। तो Cr+3 इन प्रेजेंस ऑफ NH3 क्या करेगा, ये 3 ऑर्बिटल ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3, यहाँ से नया हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास फॉर्म होगा, कौन कौन से, 2D के, 1S के और 3P के, ये यूज़ करेगा, तो 6 ऑर्बिटल आएंगे और 6 नए हमारे पास फॉर्म होंगे। एक अमोनिया देता है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 6 अमोनिया कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास अब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसकी हैबिटेशन क्या होगी, यहाँ पे D2sp3 और कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलेंगे, इनर D ऑर्बिटल। यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको देखने के मिल रहे हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे 1 हो चाहे 10 हो, कैसा रहेगा ये, पैरामैग्नेटिक। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरा है NiCN4 2-, NiCN4 2-। निकल होता है हमारे पास 3D8 4S2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबकी याद होनी चाहिए, मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करा रखी है, वहाँ याद कैसे करना है वो भी मैंने सिखा रखा है। Na+ ऑक्सीजन स्टेट में है, कैसे, X एक साइनाइड का होता है -1, तो 4 साइनाइड के -4 = -2, ये चार्ज के बराबर हमको पुट कर देना है, X की वैल्यू होती है +2। तो निकल आया +2 ऑक्सीजन स्टेट में, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब भी रिमूव करेंगे पहले S से बाहर करेंगे, फिर हम D से बाहर निकालेंगे, तो 3D8 4S0, निकल +2 में रहेगा 3D8 4S0, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिल भी ऐसे करेंगे हम, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमको पेयरिंग करानी है, 3D4S और 4P। अब जो साइनाइड लिगेंड हमारे पास, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा यहाँ पर, और जनरेट क्या करेगा हमारे पास 3 4 5 6 7 8, ये वाला एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, और एक 4S और एक 4P। अब यहाँ से एक ऑर्बिटल आएगा, यहाँ से एक ऑर्बिटल आएगा, यहाँ से 2 ऑर्बिटल आएंगे, एक नए ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे, ये 4 ऑर्बिटल ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हमारे पास होगी, जिसमें एक डी है, एक एस है और दो पी के हैं, तो हो गया नाम इसका DsP2। ये वाला डी है। तो जो हाइब्रिड आया हमारे पास, इसमें एक साइनाइड देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 साइनाइड कितना देगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी पूरे में हमारे पास क्या है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है। और तो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा इसका, डाया मैग्नेटिक, यानी कि इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रिपल्शन फील करेगा, अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। पैरामैग्नेटिक वाला अट्रैक्शन फील करता है। तो क्वेश्चन यही था हमारे पास कि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, वाइल NiCN4 हमारे पास डाईमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके पास जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये डाईमैग्नेटिक है। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो लंबी चलेगी सीरीज़। बस इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ में।